नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो में शिखर वार्ता की। दोनों नेता भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी और मजबूत करने पर सहमत हुए। जापान अगले 10 वर्ष में भारत में 100 खरब येन का निवेश करेगा। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि, ये पिछली 5 तिमाही में सबसे अधिक। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में तेज वर्षा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव पेश किया और भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब पक्का किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की 1 दशक की व्यापक कार्ययोजना तय कर ली है। दोनों नेताओं ने कल टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में वार्ता के बाद इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री इशिबा ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले दशक की कार्य योजना में निवेश, नवाचार, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क और अत्याधुनिक भागीदारी के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अगले 10 वर्ष में जापान से भारत में 100 खरब येन निवेश का लक्ष्य रखा है। अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड ट्रेड प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और नवाचार क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवाद को लेकर दोनों देशों की समान चिंताएं हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। टुगेदर वी कैरी अ कॉमन ड्रीम ऑफ पीस, progress and prosperity of our peoples and for the world. श्री मोदी ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत तथा जापान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के वैश्विक प्रभाव की सराहना की और जापान की अर्थव्यवस्था में कुशल भारतीय प्रतिभाओं के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया। बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने श्री मोदी की जापान यात्रा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया। भारत अगले वर्ष फरवरी में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
We are living in the age of artificial intelligence, and both leaders therefore recognized that AI is a revolutionary technology that is poised to transform our societies and economies. Both the Prime Ministers launched the Japan-India Artificial Intelligence Initiative, which will strengthen collaboration on AI, particularly on things like large language models, data centers, and AI governance. Prime Minister also invited Prime Minister Ishiba for the AI Impact Summit, which India is hosting in February 2026. प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा पर कल टोक्यो पहुंचे थे। हमारे संवाददाता ने आज प्रधानमंत्री की यात्रा के दूसरे दिन के कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा शिकानसेन बुलेट ट्रेन से मियागी प्रांत के सेंडाई के लिए रवाना हुए। सेंडाई में दोनों नेता सेमीकंडक्टर के उपकरणों का उत्पादन करने वाले टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा करेंगे। जापान का लक्ष्य इस क्षेत्र में आयात पर अपनी निर्भरता कम करना और खुद की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। यह भारत का भी एक साझा उद्देश्य है। कल हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू की है। कारखाने के दौरे के बाद सेंडाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन रवाना हो जाएंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो। शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक कल चीन के तियानजिन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ उच्चस्तरीय विचार विमर्श में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन सदस्य देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास और एकजुटता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह 5वीं बार है जब चीन शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल है, जिससे ये शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। अब होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव थीम के तहत चीन ने वर्ष 2025 को एससीओ सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। सम्मेलन में जहां संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी, वहीं 10 वर्षीय विकास रणनीति को भी अपनाया जाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, आतंकवाद रोधी प्रयास तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही थी। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा, सेवा क्षेत्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन है वो भी काफी अच्छा रहा है, लगभग आप समझ लीजिए 7% और 10% के करीब में है। अमेरिका का जो सीमा शुल्क का मसला है उसका क्या असर पड़ेगा, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये विवाद लंबा नहीं चलेगा। अगर लंबा नहीं चलता है तो इस साल जो विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच जो आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था उसी रेंज में विकास होने का अनुमान है। उत्तराखंड में वर्षा और भूस्खलन ग्रस्त जिलों में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चल रहा है। राहत और बचाव अधिकारी सामान्य स्थिति बहाली के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। कौन टाइम कम से कम हो उसके लिए सभी जिलाधिकारी, STRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 914 सड़कों पर यातायात बाधित हो गया है।
चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। पंजाब में मूसलाधार वर्षा के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी आने के कारण पूरे राज्य के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। तेलंगाना में बाढ़ग्रस्त जिलों कामारेड्डी, निजामाबाद और मेडक में राहत और बचाव अभियान जारी है। सदाशिवनगर और भिकनूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मरम्मत का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर आज बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव पेश कर दिया है। गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव सुचारू और समावेशी खेल आयोजन की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। 2030 अहमदाबाद के लिए ऑफिशियल बिड कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट को प्रस्तुत की गई है। आने वाले दिनों में इसके प्रेजेंटेशंस चालू रहेंगे। खास तौर पे पिछले 10 सालों में भारत में स्पोर्ट्स के लिए एक नई दिशा, सभी खिलाड़ियों के लिए नई फैसिलिटीज प्रस्तुत की गई एवं अवेलेबल करवाई गई है। खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। पेरिस में BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन के ली यू और बो यांग चेन की जोड़ी से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल सात्विक और चिराग ने मलेशिया के आरोन चिया और वुई यिक्सो को 21-12, 21-0 से हराया। उधर भूटान के थिम्पू में सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में कल भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब पक्का कर लिया। इस जीत के साथ भारत 5 मैचों में 15 अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गया है। अंतिम मैच में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत प्रतियोगिता में अब तक अजेय रहा है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद कनकलता। पहली तिमाही में देश की जीडीपी दर 7.8% होने की खबर को जनसत्ता, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, कृषि क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 7.8%। दैनिक भास्कर ने इसे हमारी इकोनॉमी का ट्रंप को जवाब बताया है। दैनिक जागरण लिखता है, शाबाश भारत। नवभारत टाइम्स लिखता है, जिसे ट्रंप ने डेड कहा वो डेडली यानी जबरदस्त तेजी दिखा रहा। भारत और जापान के बीच 13 समझौते होने का समाचार भी अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है, भारत में 6 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। हिंदुस्तान ने इसे अब तक का सबसे बड़ा करार कहा है। हरिभूमि की हेडलाइन है, भारत जापान की विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी में जुड़ेगा नया अध्याय। राजस्थान पत्रिका ने रक्षा मंत्रालय की घोषणा प्रकाशित की है, प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए सैन्य कैडेटों का अब मुफ्त इलाज। वीर अर्जुन ने रोड मैप शीर्षक से लिखा है, इसरो की नजर 4 दशक में मंगल ग्रह पर आवास बनाने पर। राष्ट्रीय सहारा एक रिपोर्ट के हवाले से लिखता है, दिल्ली वालों की वायु प्रदूषण से 8 साल घट सकती है उम्र, यहां WHO मानकों से 20 गुना अधिक प्रदूषण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ टोक्यो में शिखर वार्ता की। जापान अगले 10 वर्ष में भारत में 100 खरब येन का निवेश करेगा। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में तेज वर्षा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव पेश किया और भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब पक्का किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।